Hi everyone, welcome to Road to Cat 99, and in this video we will cover all the things related to the union budget, and we will specially focus on the things which are generally asked in IIM interviews, right? And बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होते हैं एंड दे हैव वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन द यूनियन बजट. तो उसके अकॉर्डिंग वी विल कवर बेसिक्स ऑल्सो एंड वी विल अंडरस्टैंड और वी विल हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूनियन बजट. एंड इस साल बजट क्या आया, उसमें जो मेजर इंप्रूवमेंट्स या मेजर प्लान्स जो डिस्कस हुए, वी विल कवर ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज व्हाट इज बजट. काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है ना, या क्लियर नहीं होता कि व्हाट एग्जैक्टली इज द बजट. सो बजट इज सॉर्ट ऑफ ए फाइनेंशियल प्लान जहां पे आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2026 का एक आपको प्लान मिल जाता है कि एक्सपेक्टेड इनकम क्या होने वाली है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है. एंड जो मेजोरिटी ऑफ द फोकस होता है वो होता है आपकी न्यू स्कीम्स पे, न्यू सेक्टर्स पे, है ना. आप किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने वाले हो, है ना. जैसे आपने देखा है कि इनकम टैक्स स्लैब्स चेंज होती रहती हैं, राइट. आप एजुकेशन में कितना फोकस कर रहे हो, सोशल सेक्टर में कितना फोकस कर रहे हो, प्राइमरी एक्टिविटीज में कितना फोकस कर रहे हो. तो मेजर जो चीज होती है वो होती है ग्रोथ की, है ना. और ग्रोथ के जो ड्राइवर्स होते हैं उनमें कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, आपकी कोई कस्टम ड्यूटीज में चेंज है ना, या आपकी कोई एक सेक्टर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने चूज किया है, तो वो सब चीजें हमारी बजट में डिस्कस होती है. सो बेसिकली इट्स ए फाइनेंशियल प्लान जहां पे यू विल सी एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ओवर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनियन बजट. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही होता है टू बूस्ट द इकोनॉमी, है ना. बट इकोनॉमी के साथ साथ आपको सिर्फ यही नहीं होता कि आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना है, बट यू हैव टू फोकस ऑन द सेक्टर्स ऑल्सो, है ना. मे बी लेट्स से एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल या एजुकेशन, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, जो भी आपके सेक्टर फोकस पे है, आपको सेक्टर पे भी फोकस करना होता है एंड ओवरऑल आपकी इकोनॉमी पे भी फोकस करना रहता है, राइट. एंड मेन फोकस इज हाउ यू आर एलोकेटिंग द फंड्स. एक आप अपना प्लान्ड एक्सपेंडिचर बनाते हो और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो टुवर्ड्स वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स, राइट. तो वहां पे भी आपका फोकस रहता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड दैट. देन देयर इज ऑल्सो ए फोकस ऑन द सोशल वेलफेयर, राइट. हाउ मच सब्सिडीज यू आर प्रोवाइडिंग, पेंशन आप कितनी प्रोवाइड कर रहे हो, है ना. आप डायरेक्ट ट्रांसफर्स कितने कर रहे हो फॉर द पुअर पीपल, राइट. एंड आप इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसीज प्लान कर रहे हो, उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस रहता है, right. And now comes to the type of budget. So this may not be the relevant for you, but if you have some understanding about the different types of budget, then obviously you will have some brownie points during the interview, right. So first thing is, let's say revenue budget. So देखो, आपके जो भी expenditures है ना, या जो आपकी रिवेन्यू रिसीट्स है, वो दो टाइप की होती है हमेशा, रिवेन्यू रिसीट्स एंड द कैपिटल रिसीट्स. सेम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो इसमें फर्क क्या होता है, जब भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट होगा, वो आपका हमेशा एसेट क्रिएशन होगा, है ना, या फिर सेल ऑफ एसेट होगा, राइट. या तो आप, और जो रिवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंडिचर और रिसीट होते हैं वो आपके नॉर्मल रिवेन्यूज या नॉर्मल रिसीट्स होते हैं. आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं. फॉर एग्जांपल, लेट्स फर्स्ट इन द टाइप्स ऑफ बजट, लेट्स टॉक अबाउट द रिवेन्यू बजट. रिवेन्यू बजट में आपका व्हेन इट कम्स टू द इनकम, अब देखो आप, ये गवर्नमेंट का बजट है, तो गवर्नमेंट की इनकम क्या क्या हो सकती है ना. मेन इनकम क्या होती है, टैक्सेस से, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, है ना, जीएसटी. ये सब रिवेन्यू सोर्स है फॉर द गवर्नमेंट. और एक्सपेंड, और बाकी और क्या हो सकते हैं, देर आर नॉन टैक्स रिवेन्यूज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, कुछ चालान भर रहे हो आप, है ना, कुछ फाइन पे कर रहे हो, कुछ फी पे कर रहे हो फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट. दोज आर द नॉन टैक्स रिवेन्यूज, राइट. नाउ कमिंग ऑन टू द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो एवरीडे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट्स के क्या होंगे, सैलरीज, सब्सिडीज, पेंशंस. अब सब्सिडीज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है, बिकॉज सब्सिडीज जनरली डू नॉट क्रिएट एनी एसेट, है ना. सब्सिडीज इज जनरली डायरेक्ट ट्रांसफर, है ना, या डायरेक्ट बेनिफिट आप देते हो लोगों को. सेम गोज फॉर द पेंशन. पेंशन इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ 1500-2000 रुपीज, तो वो आपका कुछ एसेट क्रिएट नहीं कर रही. नाउ कमिंग ऑन टू द कैपिटल बजट. कैपिटल बजट जनरली हैव टू पार्ट्स, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब पैसा आपको आएगा कैसे, व्हाट वुड बी द सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट. या तो आप कहीं से लोन ले रहे हो, है ना, वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, राइट. या आपको पैसा किससे आएगा, इफ यू आर सेलिंग योर एसेट्स. आप कोई अपना बैंक सेल कर रहे हो या पीएसयू जो भी आपकी है ना, वो सेल कर रहे हो. सो दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. सो बेसिकली टू सोर्सेज आर देयर, लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट. एंड व्हाट वुड बी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट. कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्या करोगे, न्यू एसेट्स को क्रिएट करोगे, न्यू स्कूल्स, न्यू बिल्डिंग्स, न्यू हॉस्पिटल्स, न्यू रोड्स, वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है.
थर्ड इज द बैलेंस बजट. सो बैलेंस बजट हमेशा क्या होता है आपका, एज द नेम सजेस्ट, बैलेंस बजट में आपका क्या होगा, गवर्नमेंट रिवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एकदम सेम हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट. देन कम्स द सरप्लस बजट. सरप्लस बजट में आपका क्या होता है ना, यू हैव मोर रिवेन्यू देन द एक्सपेंडिचर, सो दैट मीन्स यू हैव सम सरप्लस एट द एंड ऑफ ईयर. नाउ कमिंग ऑन टू द डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट में आपका क्या होगा, योर एक्सपेंडिचर ऑलवेज एक्सीड्स द रेवेन्यू. और इंटरव्यू में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि कौन सा बजट गवर्नमेंट के लिए बेस्ट है. तो काफी लोग ये बोल देंगे जिनको नॉलेज नहीं है कि सर ऑलवेज सरप्लस बजट वुड बी बेटर बिकॉज गवर्नमेंट को एट द एंड ऑफ ईयर कुछ पैसा बच रहा है. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. आई थिंक डेफिसिट बजट इज ऑलवेज बेटर बिकॉज डेफिसिट मतलब आपको जितना रिवेन्यू आ रहा है उससे ज्यादा आप एक्सपेंड कर रहे हो, है ना. अब आप अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, है ना, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग एसेट फॉर द नेशन. वो आपको 5 ईयर 10 ईयर के बाद बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है, राइट. सो दैट मीन्स एटलीस्ट यू शुड हैव 3-4% ऑफ फिजिकल डेफिसिट और डेफिसिट बजट एवरी ईयर, है ना. और ये 3-4% किसका होता है, इट इज ऑलवेज ऑफ द जीडीपी, है ना. इट इज ऑलवेज रिलेटिव टू द जीडीपी, राइट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग. गवर्नमेंट रिसीट हमने डिस्कस कर लिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिस्कस कर लिया. इकोनॉमिक सर्वे. सो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूनियन बजट एंड द इकोनॉमिक सर्वे, है ना. यूनियन बजट विल ऑलवेज बी फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इकोनॉमिक सर्वे विल बी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2025, right. It is always released one day before the budget, right. And it talks about the state of the economy, right. जो present state है हमारी, हमने last year क्या किया. So basically it's a result of our performance in the last 1 year. जो हमने last year किया है, हमने किस किस चीज पे किया है, क्या हमारे stats हैं, unemployment level क्या है, जीडीपी क्या ग्रो, किस रेट से ग्रो की है ना, आने वाले फ्यूचर में किस रेट से ग्रो करेगी जीडीपी. तो वो सब हमारा इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस होता है, राइट. एंड इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो हमारा पास्ट ईयर का रिजल्ट है एंड सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो उसके बाद हमारा यूनियन बजट प्रेजेंट होता है जो आपका फ्यूचरिस्टिक होता है, राइट. सो यहाँ पे आपने देखा होगा जीडीपी प्रोजेक्शन इज 6.4% फॉर द नेक्स्ट ईयर. अब देखो जीडीपी प्रोजेक्शन ना आरबीआई की अलग आती है, आईएमएफ की अलग आती है, इकोनॉमिक सर्वे की अलग आती है, बट ऑल जीडीपी प्रोजेक्शन शुड बी अराउंड 6.5% ओनली. तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जीडीपी प्रोजेक्शन कितना है फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट इज 6.4%, right. And it has also seen that in the last year retail inflation has been slowed down to 4.9%. retail inflation क्या होती है, जनरली आप एक बास्केट ऑफ गुड्स जब परचेज करते हो तो उसमें क्या चेंज आता है ना. एंड यू कैन रीड मोर अबाउट दैट कि बास्केट ऑफ गुड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, राइट. एंड ऑल्सो इट इज मेजर्ड बाय द सीपीआई, राइट. एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 3.2%. बेसिकली गवर्नमेंट ने इसको कंपेयर किया है आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड अराउंड 2017 और 2018. तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है ऑब्वियसली थोड़ा सा ये आई वुड से ग्लोरीफाइंग नंबर्स होते हैं बिकॉज है ना, ऑब्वियसली अगर करंट गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है तो ऑब्वियसली दे वुड हाईलाइट द गुड थिंग्स अबाउट दैट. So sustained infrastructure investments over the next 2 decades will be critical for maintaining high growth rates. यूनियन बजट में भी और इकोनॉमिक सर्वे में भी मेन फोकस इसी पे ही किया गया है कि आने वाले पीरियड्स में अगर हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करेंगे, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे या जितने एसेट्स को बढ़ाएंगे उतना इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, राइट. The fiscal deficit target for financial year 2026 is set at 4.4% of the GDP. As I talked about कि कुछ deficit हमारे लिए always अच्छा होता है ना. Generally it is 3 to 4%, but they want to control it or they want to keep it at 4.4% of the GDP as described in the economic survey, right. Now let's come to the union budget, है ना. Just wait a minute, yeah. सो यहाँ पे हमारे 2 टाइप्स के डेफिसिट होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट एंड द सेकंड इज फिस्कल डेफिसिट. नाउ लेट्स सी कि प्राइमरी और फिस्कल में बेसिकली हमारा क्या क्या डिफरेंस होता है. लाइक फर्स्ट फोकस ऑन द फॉर्मूला गिवन. प्राइमरी डेफिसिट इज बेसिकली फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड फिस्कल डेफिसिट इज बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, राइट. सो फिस्कल डेफिसिट जनरली हम फिस्कल डेफिसिट को ही देखते हैं. प्राइमरी डेफिसिट में आपका क्या होता है कि सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होती, राइट. सो अब इसका कॉन्सेप्चुअली मीनिंग क्या है वो समझते हैं, राइट. सो बेसिकली इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, देखो प्राइमरी डेफिसिट का जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग यही है कि आप उसमें इंटरेस्ट पेमेंट अगर रिमूव कर दोगे, सो बेसिकली दैट टॉक्स अबाउट कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया वो रियल एक्सपेंडिचर करंट ईयर के लिए कितना किया. बिकॉज जनरली जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे वो तो आपकी लोन की इंटरेस्ट पेमेंट होगी, है ना. एंड दैट लोन बिलोंग्स टू द अमाउंट दैट यू हैव टेकन फॉर द प्रीवियस ईयर.
तो बेसिकली इंटरेस्ट पेमेंट का कुछ इंक्लूड करने में मतलब नहीं है. दैट्स वाई वी मेनली फोकस ऑन द प्राइमरी डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट हमारा इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इंटरेस्ट पेमेंट, राइट. सो बेसिकली हमारा दोनों में यही डिफरेंस होता है. और अगर आपका कभी भी प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई है, दैट क्लियरली मीन्स कि गवर्नमेंट आपका बहुत ज्यादा अमाउंट बोरो कर रही है ना, या कुछ थोड़ी सी चीज खराब है. बिकॉज प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट तो इंक्लूड नहीं होता. अब इंटरेस्ट पेमेंट को रिमूव करके भी इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, दैट क्लियरली मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, right. Now let's move to the next thing, that is the summary of the union budget. So when it comes to the summary of the union budget, you should use two resources. First is this video. Second is go to the Google and just type summary of the union budget. आपको first link मिलेगा from the PIB website. वहां पे there is a PDF of around 10-12 pages. Go for that, or otherwise I will attach the link in the description. You can just click on that link and please revise that PDF also, right. कमिंग ऑन टू द इनकम टैक्स, आई थिंक इनकम टैक्स के बारे में अभी तक सबको पता होगा, है ना, कि 12 lakhs तक आपका इनकम टैक्स बिल्कुल फ्री है, राइट. यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स. एंड इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन, आई थिंक 12,75,000 इज द फाइनल अमाउंट टिल यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, राइट. नो इनकम टैक्स पेबल अप टू 12 lakh दैट. एंड कई बार इंटरव्यूज में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरव्यूज में ये भी पूछ सकते हैं कि यार ये चीज तो सभी को पता है दैट देयर विल बी नो इनकम टैक्स टिल 12 lakh ऑफ द इनकम, बट इसके अलावा आपको टैक्स रिफॉर्म्स में क्या पता है, राइट. सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नोटिस अबाउट द टैक्स रिफॉर्म इज दैट द टैक्स थ्रेशोल्ड ऑन इंटरेस्ट फॉर द सीनियर सिटीजन्स इंक्रीज टू 1 लाख रुपए, है ना. जो भी इंटरेस्ट पेमेंट आती है सीनियर सिटीजन्स को, उसका थ्रेशोल्ड अब क्या कितना हो गया फॉर द टैक्स पार्ट, 1 लाख रुपीज, राइट. एंड टीडीएस दैट इज टैक्स डिडक्टेबल सब्सटेंट ऑन द रेंट इंक्रीज टू 6 लाख फ्रॉम 2.4 lakhs. सो ये दो पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाला पॉइंट आई थिंक सबको पता होगा, दैट इज नो इनकम टैक्स पेबल अप टू 12 lakhs. So I think you should also focus, or you should also try to memorize these 2 points, right. Coming on to the financial reforms, right. FDI in insurance for firms which invest the entire premium in India rises from 74% to 100%. So पहले क्या होता था कि if you want to invest in the insurance sector, राइट, आप मैक्सिमम जो फॉरेन फर्म्स है वो 74% तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, बट नाउ द लिमिट चेंजेस टू 100%, राइट. सेकंड इज, ये हर साल होता है द सेकंड पार्ट, कि आपका जो जितने भी टैरिफ्स हैं उसको सिंप्लीफाई करने का एक मोटिव हर साल रहता है, राइट. लास्ट ईयर 7 टैरिफ्स वर रेट्स वर रिमूव्ड इन द 2023 to 2024 बजट एंड 7 मोर रेट्स वर एलिमिनेटेड दिस ईयर ऑल्सो. सो दिस इज बेसिकली कि आपका जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का प्रोसीजर है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाए, है ना. एंड द बेसिक मोटिव इज टू सिंप्लीफाई द कस्टम टैरिफ्स एंड टू प्रमोट द ट्रेड अमंग द कंट्रीज. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, आई होप यू आर एबल टू सी दैट, यस, राइट. अब देखो, इसमें पहले तो आपको ये याद रखना है कि फिस्कल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं फॉर द कंट्री. ऑब्वियसली फर्स्ट इज द जीडीपीआई साइज, सेकंड इज फिस्कल डेफिसिट, राइट. देन द थर्ड इज टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, है ना. टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स क्यों करते हैं? अब पैसा उधार कितना भी उधार लेके तो आप टोटल रिसीट्स बढ़ा सकते हो, राइट. सो दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड इंडिकेटर, सो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज रिमूव द बोरोइंग्स फ्रॉम द टोटल रिसीट्स. देन नेट टैक्स रिसीट्स, कि आपको टैक्स से नेट पैसा कितना आ रहा है. देन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो शोज और ऑल्सो टॉक्स अबाउट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, राइट. कि आप कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कितना आपका पैसा एसेट क्रिएशन में जा रहा है फॉर द इकोनॉमी, राइट. देन टोटल एक्सपेंडिचर एंड देन ग्रोस मार्केट बोरोइंग. ग्रोस मार्केट बोरोइंग आई डोंट थिंक इट इज मच रेलिवेंट. सो पहला तो आपको बेसिक चीज यही पता होनी चाहिए कि इंडिया की जीडीपीआई कितनी है, राइट. सो दिस फिगर इज इन INR. Let me tell you the figure in the USD also. USD terms, it is around 3.5 trillion and it is 3.37% of the world's economy, right. And fiscal deficit की बात करें, the current fiscal deficit is 4.8% and the expected fiscal deficit for the next year, for the next financial year, it is 4.4%, जो हमने पहले भी बात करी है. टोटल रिसीट्स अगर आपको कोई पूछे, टोटल रिसीट्स इज 31.5 trillion, right. And net tax receipt is 25.5 trillion. If you can remember these figures then it's well and good, but otherwise I think fiscal indicator के बारे में पता होना चाहिए कि fiscal indicator हमारे क्या क्या होते हैं और उनका मीनिंग क्या है. A lot of times what happens is कि candidates say that they know about the fiscal deficit, but when it comes to the conceptual meaning of the fiscal deficit, they fail to make the panel understand कि fiscal deficit क्या होता है, right. So I think you should also know about all these terminologies, right. Now coming on to the next part, the next sector, that is agriculture. So agriculture में काफी योजनास, काफी स्कीम्स लॉन्च होती रहती है,
है ना, टू अपलिफ्ट द पुअर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी. So now focus on this year's schemes, right? First is the Prime Minister Dhan Dhanaya Krishi Yojana. So it covers around 100 districts to enhance the productivity, crop diversification, post-harvest storage, irrigation infrastructure. So basically देखो एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं आता, बट आपको सेक्टर वाइज भी कुछ कुछ नॉलेज होनी चाहिए. सो फॉर दैट सेक वी विल कवर 3-4 डिफरेंट सेक्टर्स, है ना. एग्रीकल्चर ऑब्वियसली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक इट हैज अराउंड 47% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, राइट. सो 6 year मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, और ये हमारा फोकस रहा है मिलेट्स में, पल्सेस में. वी वांट टू बी आत्मनिर्भर एंड वी फील फोकस ऑन द सेल्फ सफिशिएंसी इन तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, राइट. सो आपके ये टॉकिंग पॉइंट्स बन जाते हैं एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स वेरी गुड ऑन योर पार्ट कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की नॉलेज है, राइट. एंड द लोन लिमिट फॉर द किसान क्रेडिट कार्ड्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम INR 3 lakh to 5 lakh, providing greater financial security to farmers. Again, might not have a very big implication, but again you should know about all these things. At least these 3 points you should know for the agriculture, right. MSMEs के बारे में बात कर लेते हैं. I think MSMEs have been growing at a very good rate, और एक्सपोर्ट में भी इनका बहुत बड़ा contribution है. So I think you should know about the MSMEs in India, the number of MSMEs and their contribution, right. So MSMEs contribute nearly 45% to India's export. जितना भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसका 45% कम फ्रॉम द MSMEs, right. MSMEs are basically very small firms, right. A new scheme targeting 5 lakh first time entrepreneurs from the scheduled caste, scheduled tribes and women will provide term loan of up to 20 million over the next 5 years, right. इससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि अगर हम पुअर पीपल में मनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट, तो दे विल क्रिएट समथिंग फॉर देम. उससे उनकी रिवेन्यू बढ़ेगा तो सेविंग्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर होगा तो उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, राइट. और वो वहां से जो आई वुड से बीपीएल से, है ना, बीपीएल से ऊपर आ सकते हैं, राइट. एंड दे विल ग्रो एंड ऑब्वियसली द कंट्री विल ऑल्सो ग्रो, right. So that's how you can link all these things. Coming on to the investment part, there are a lot of things to cover when it comes to the investment part. So यहाँ पे आपको देखो we will cover 3-4 different types of investment. The first is investment in people. So obviously you don't need to learn all these things, but जो भी 2-3 points हैं आपके, है ना, हर heading से, for example when it comes to investment in people, यहाँ से 2-3 points जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं you can pick that. First is establishment of 50,000 Atal Tinkering Labs in the government school, broadband connectivity for all government secondary schools and primary health. ये अच्छा point है, broadband connectivity. So I think it is very easy to remember also. 5 billion Center of Excellence in Artificial Intelligence for Education. राइट. अब देखो थोड़ा सा अगर IIM इंटरव्यूज की बात करो ना, whenever you are saying कि 5 billion Center of Excellence in Artificial Intelligence for Education, maybe you can just google it, artificial intelligence for education, and you should read more about कि किस टाइप का हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें होने वाला है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी आने वाली है, किस टाइप के टूल्स वहां पे डिप्लॉय होने वाले हैं, ना. वो सब चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. Then a structured initiative to provide gig workers with identity cards, healthcare coverage under PM Jan Arogya Yojana and their registration on the eShram portal. So whenever you say ki sir, in the investments I will make two points, one is about investment in people, then investment in infrastructure, तो वो भी आपके IIM interviews में obviously that will also give you a very good brownie points, right? क्योंकि आप पहले मेन हेडिंग को डिवाइड कर रहे हो, देन यू आर मेकिंग सब पॉइंट्स फॉर ईच सब हेडिंग, राइट. तो वो काफी अच्छा रिफ्लेक्ट होता है दैट यू शुड नो द थिंग्स इन डेप्थ एज वेल एज इन ब्रेड्थ ऑल्सो, राइट. देन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, infrastructure ministries will roll out a 3-year PPP project pipeline. PPP is I think public private partnership. INR 1.5 trillion interest free loans to states for capital expenditure. देखो अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन दोगे तो स्टेट्स आपसे लोन लेंगी भी और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इन्वेस्ट करेंगी, राइट. सो अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट विल हैपन इन ऑल द स्टेट्स, और जो कि इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है, राइट. Then the second asset monetization plan aims to reinvest 10 trillion into new projects, urban challenge fund of, right, you should remember at least 2 points out of these 4 points. Then investment in the innovation, right, this must be the important thing, right. INR 200 billion allocated to private sector driven R&D initiatives. So यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कैसे भी उसको फंड को चैनल कर सकती है टू द प्राइवेट सेक्टर, मे बी इंटरेस्ट फ्री लोन्स में, है ना, मे बी लोन्स एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट या डायरेक्ट ट्रांसफर, जो भी हो सकता है. नेशनल जियोस्पेटियल मिशन टू सपोर्ट अर्बन प्लानिंग, ज्ञान भारतम मिशन टू सर्वे डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व ओवर 1 crore manuscripts along a
National Digital Repository of Indian Knowledge Systems, right? So these are part of the investment in innovations, right? अब this is the most important thing, that is new tax regime. and यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हाउ यू कैलकुलेट द टैक्स ऑन ए पर्टिकुलर इनकम, राइट? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार 12 लाख लेट से मेरी इनकम है, सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. देखो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल लेट से 0 to 4 लाख में अगर आपकी इनकम है, राइट, यू शुड नॉट हैव टू पे एनी टैक्स, राइट? देन इफ योर इनकम इज बिटवीन 4 लाख टू 8 लाख, तो 4 लाख से जितना भी ऊपर इनकम है, लेट से आपका 6 लाख इनकम है, तो 4 लाख से ऊपर कितना हुआ, 2 लाख, तो 2 लाख का 5% यू हैव टू पे, राइट? देन अगर 8 लाख इनकम है तो 4 लाख का 5%, राइट? नाउ लेट से 12 लाख आपकी इनकम है, तो 4 लाख का 5%, एंड देन ये वाले 4 लाख का 10%. सो इसमें क्या आता है ना, आई थिंक दिस शुड बी समवेयर अराउंड 60,000. तो दैट मीन्स आपको 12 लाख के इनकम पे 60,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा एक्चुअल में, राइट? बट देयर इज ए प्रोविजन जहां पे आपका वो 60,000 आपको रिबेट मिल जाता है. दैट्स वाई वी से कि 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, राइट? अंडरस्टूड? ऐसा नहीं है कि आपके 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है. देन दीज स्लैब रेट्स विल नॉट मीन एनीथिंग, राइट? तो इसका मतलब यही है कि आप पहले टैक्स कैलकुलेट करोगे, देन यू हैव टू डिडक्ट 60,000 फ्रॉम दैट. तो आप 12 लाख तक जब देखोगे तो 60,000 आप डिडक्ट कर दोगे, उसके बाद जो भी हुआ आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करोगे, एंड देन उसमें 60,000 आप रिमूव कर दोगे, है ना? ये टैक्स स्लैब को समझना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ए लॉट ऑफ टाइम्स पैनल आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन कि आप मेरी अगर इनकम 15 लाख है, प्लीज कैलकुलेट द टैक्स फॉर मी. एंड वहां पे होता क्या है ना, व्हाट आई वुड से इज कि लोग ये पॉइंट तो हमेशा मेंशन कर देते हैं कि देयर विल बी नो टैक्स अप टू 12 लाख और समथिंग, बट उसका जो कोर मैथमेटिक्स है ना, जो कैलकुलेशन है इन्वॉल्व, वो बच्चों को नहीं पता होता. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एवरीवन कि एटलीस्ट ट्राई सम 2-3 सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, कि मेरा 15 लाख अगर इनकम है तो क्या टैक्स होगा, है ना? 20 लाख इनकम है तो क्या टैक्स होगा. देन ऑल्सो यू कैन गेट सम ब्राउनी पॉइंट्स जब आप इंटरव्यूअर को पूछोगे, सर वेदर यू आर ए सैलरीड पर्सन, राइट, और यू आर अ प्रोप्राइटर और यू हैव ओनरशिप इन सम XYZ बिजनेस. तो वहां पे बिकॉज सैलरीड पर्सन के लिए आई थिंक 75,000, 12 लाख 75,000 तक जीरो टैक्स है, वेयर एज फॉर द प्रोप्राइटर इट इज स्टिल 12 लाख, राइट? सो वहां पे भी आप एक काफी अच्छा ब्राउनी पॉइंट ले सकते हो, right? Coming on to the reforms as the fuel, this part has been taken from the key features of the union budget, है ना? उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक फ्रॉम दैट. तो बेसिकली ये हमने डिस्कस कर लिया है. FDI लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज्ड फ्रॉम 74 to 100%. रेशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर द स्पीडी अप्रूवल. तो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, स्पीडी अप्रूवल, रिवैम्प्ड सेंट्रल KYC, राइट, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट. तो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट आपका FDI लिमिट वाला ही है, एंड जो हमने कस्टम टैरिफ वाला डिस्कस किया था इन द अर्लियर स्लाइड. देन आपको ये काफी अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा रुपी का जो आने का सोर्स है वो क्या है ना? और रुपी अगर हम कहीं स्पेंड कर रहे हैं तो उसका चैनल क्या रहता है. तो पहले तो इनकम देख लेते हैं कि इनकम हमारा गवर्नमेंट के पास, आपको गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से सोचना है कि किस किस से आ सकती है, एंड दिस इज ऑल्सो द परसेंटेज, राइट? 100% में से 24% ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम द बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज. तो बेसिकली जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वो एवरी ईयर, है ना, गवर्नमेंट इज बोरोइंग सम पार्ट ऑफ इट अराउंड 24%, या फिर वो कुछ लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है खुद के लिए एंड वहां से पैसा ले रही है. देन नॉन टैक्स रिसीट्स हमने डिस्कस कर लिया, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स. देन कस्टम ड्यूटी से कितना पैसा आ रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स से इतना पैसा आ रहा है, GST से अराउंड 18% आ रहा है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% आ रहा है. तो कभी भी इफ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, सो टॉप 3 revenue streams for the government is borrowing and other liabilities, income tax, GST and then corporation tax. So ये 4 हमारी मेन स्ट्रीम्स है फॉर द रुपी. अब रुपी जाता कहां कहां पे है? देखो ऑब्वियसली अगर आपका बोरोइंग बहुत ज्यादा है तो सबसे ज्यादा कहां जाएगा पैसा? इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाएगा, है ना? दैट्स वाई यू कैन सी इंटरेस्ट पेमेंट कंसिस्ट ऑफ 20% ऑफ द इंटायर स्पेंड, है ना? 20% पैसा आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है. देन 60% गोज टू द सेंट्रल स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले. तो सेंट्रल की कोई भी स्कीम है ना, बस डिफेंस को छोड़ के और सब्सिडी को छोड़ के 16% ऑफ द मनी गोज देयर. देन सब्सिडीज में 6%, डिफेंस में 8%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी 22%, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अदर एक्सपेंडिचर, पेंशन, ये सब में, राइट? ऑल्सो यू हैव टू नोट कि एजुकेशन में कितना जा रहा है, और सेक्टर वाइज अगर आपको कहीं दिख जाए तो प्लीज
टेक ए लुक ओवर दैट ऑल्सो, बिकॉज सेक्टर वाइज में एजुकेशन इज मच इंपॉर्टेंट. वहां पे आप बात कर सकते हो. आई थिंक एजुकेशन में सिर्फ 2-3% जा रहा है, एंड यू कैन कंपेयर दैट फिगर टू द डेवलप्ड इकोनॉमीज, राइट? कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में एजुकेशन पे कितना स्पेंड हो रहा है ना? एंड दिस परसेंटेज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी, राइट? 3% ऑफ द जीडीपी गोज टू एजुकेशन और समथिंग. तो वहां पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वेयर डू वी स्टैंड एंड वाई डू वी स्टैंड हियर. बिकॉज आपका एजुकेशन में अगर बहुत ही कम एक्सपेंडिचर है विद रिस्पेक्ट टू योर जीडीपी फिगर्स, then that means ki people are not getting sufficient education in the country, है ना? And that could be related to the problem of unemployment also, right? Then major items का expenditure again आपको मैंने बता दिया, this is a list, but you don't have to I would say learn the figures, right? आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज की टर्म्स में देखना है कि एंड सारों का जरूरी नहीं है. मेन इज डिफेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ, राइट? विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, राइट? मेजॉरिटी ऑफ आवर एक्सपेंडिचर गोज टू द डिफेंस. देन रूरल डेवलपमेंट. तो आप समझ पा रहे हो कि अगर कंट्री का मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर इज गोइंग फॉर द रूरल डेवलपमेंट, दैट मीन्स वी हैव अ लॉट ऑफ अंडर डेवलप्ड एरियाज इन द इकोनॉमी, राइट? जहां से हमारा 45 to 47% एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, वो एरियाज ही डेवलप नहीं है, राइट? दैट मीन्स स्टिल वी आर इन्वेस्टिंग एट ए वेरी लो लेवल. हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हम सड़क की बात कर रहे हैं, बट हमारे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में ही बहुत पैसा जा रहा है, राइट? देन वी आर नॉट स्पेंडिंग इनफ ऑन द एजुकेशन सेक्टर एंड ऑन द हेल्थ ऑल्सो, राइट? तो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दैट. देन ऑल्सो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में आप ये देख लेना कि कितना पैसा जा रहा है ना? हाउ मच परसेंट ऑफ द जीडीपी इज गोइंग फॉर द सोशल वेलफेयर स्कीम्स, एंड what exactly is there in the social welfare schemes, right? Why I am emphasizing on these things, because sometimes a simple question like what do you mean by the social welfare schemes, तो अभी हमें अगर आप सोचोगे वी हैव समथिंग इन माइंड कि अच्छा ये भी सोशल वेलफेयर स्कीम में हो सकता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन, या डायरेक्ट ट्रांसफर, या फ्री होम्स, जो भी XYZ चीज है, फ्री एजुकेशन. बट एक बार जब आप पढ़ोगे देन यू गेट बेटर आइडिया what all consist of social welfare schemes, right? So you should definitely read about all these things. Then I think we have majorly covered all the points. अब यहाँ पे आपको वीडियो, obviously if you like the video please hit a like and also tell me in the comments, and also let me tell you कि आपको एक बार मैं go through करवा देता हूँ कि आपको किस पर्सपेक्टिव से IIM इंटरव्यूज के लिए पढ़ना है, right? Obviously आपको ये सारी चीजें तो go through करनी ही है, बट लेट मी स्टार्ट विद दिस, ठीक है? इकोनॉमिक सर्वे आपको पता होना चाहिए. उससे पहले हमने व्हाट इज बजट, की ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ बजट, गवर्नमेंट रिसीट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सब क्लियर है. इकोनॉमिक सर्वे यू शुड हैव सम आइडिया कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है. अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया सो यू शुड नॉट गो ब्लैंक एट दैट टाइम. तो आपको पता होना चाहिए दिस इज रिलीज्ड 1 day बिफोर द बजट. दिस इज बेसिकली अ स्कोर कार्ड और अ रिजल्ट ऑफ द पास्ट 1 year, एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम ऑफ आवर एजेंडाज फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट? यूनियन बजट में हमने प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट पढ़ लिया. देन व्हाट इज समरी ऑफ यूनियन बजट, राइट? इनकम टैक्स के अलावा हमने 2 पॉइंट्स और कवर किए थे, राइट? उसके बाद फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में मेजर इंश्योरेंस सेक्टर वाला, देन कस्टम टैरिफ वाला, देन हमने फिस्कल इंडिकेटर्स, जो मेन फिस्कल इंडिकेटर्स हैं, उस सब के बारे में डिस्कशन किया. इट वुड बी बेटर if you can remember 3-4 figures out of this, right? After that we discussed about the agriculture sector, MSME sector, investment in people, investment in the economy, investment in innovation, then new tax regime. And I will suggest you कि यहाँ से 1-2 numerical practice करके जाना, and also try to remember the tax slabs also, 0 to 4 lakh, 4 lakh to 8 lakh, 8 lakh to 12 lakh, and the respective interest tax rates also, right? Then this is taken from the PDF. You can find the PDF link in the description or in the comment section. तो वहां से आप, I would suggest कि एक बार PDF को भी go through कर लो. You will get similar points in the PDF, but I think last moment revision के लिए either play this video on the 2x or go through the entire PDF, right? Then these are the different sources of revenue. These are the different sources of expenditure, right? Then this is the expenditure of major items: defense, rural development, home affairs, education, health, right? And that's it for the union budget from the IIM interview perspective. There is a lot about that, but apart from this, I think what I would suggest is ki read 2-3 articles on the union budget, the opinions, right? Maybe go to the Hindu website or Times of India. वहां पे opinion में जाके you can read comments on the union budget from the different political party spokespersons, right? Congress, AAP,
BJP, obviously BJP will talk, BJP will focus on the highlights or on the good things. Congress will focus on the bad things. तो एक बार just have idea about different perspectives also, so that interview may also, the one major thing that everyone should have is that humbleness, right? So whenever you are going for the interview, let's say you are pro BJP and the interviewer is pro Congress or pro AAP or anti BJP, right? Then in that case you should have idea about both the perspectives, right? You should have idea about the advantages and the disadvantages, or you should have some opinion about the budget, ki how the budget could have been better, right? So at least you should have some points to align with the interviewer, and you should have some personal points to present, right? So that also talks about a lot of things, because sometimes what happens is that काफी बच्चे बहुत रिजिड हो जाते हैं उनके ओपिनियंस को लेके, एंड दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट वेरी गुड थिंग्स अबाउट यू. तो वहां पे वैसा नहीं करना इंटरव्यू में, राइट? Even if you are too rigid about your views, or even if you know that you know more than the panel, right? But don't let it come out during the interview. बाद में जो भी हो ठीक है, but during the interview be humble, and also please listen to the interviewers also, right? They are the professors, they know the things very well. So that also talks a lot about your soft skills, right? So do that also, and best of luck from my side. If you want video on some other topic, please do let me know in the comments. Thank you.